ठीक है। इसमें कितने पेजेस हैं? दो, तीन, चार, 4 पेजेस है। जितना आज हो जाएगा उतना कर लेंगे, वरना इसको थोड़ा जो बच्चे वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। और जो भैया जो मैं पढ़ा रहा था अभी तक, जो पढ़ाया है मैंने, वो पढ़ रहे हो साथ के साथ में? 3-4 चैप्टर करा दिए ना मैंने अभी तक। हाँ, टेस्ट ऐसे हो नहीं पाएगा ना ऑनलाइन, दिक्कत ये है। जैसे मैं क्वेश्चन बता दूंगा तो फिर आप उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, फिर दिक्कत हो जाती है, उसमें हो नहीं पाता टेस्ट ऑनलाइन सही से। हाँ, फिर क्योंकि मैं आपसे टेस्ट लूंगा, आप लिख के दे दोगे, फिर मैं चेक करने में दिक्कत आएगी मेरे को, है ना, फिर मैं चेक कैसे करूंगा, ये इशू है। ठीक है। चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशू, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। चैप्टर का सबसे पहले हमें देखना है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब। एम्प्लॉयमेंट पढ़ने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का अगर हिंदी में मतलब समझे तो क्या होता है, बेरोजगारी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अ सिचुएशन वेयर पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग क्या चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। एंड एबल टू वर्क, वो और क्या है, साथ में वो काम करने के लायक भी है, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह काम के लिए है उनके पास है। एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट मतलब जिस रेट पे उन्हें सैलरी, मतलब जो सैलरी उन्हें मिल रही है उस सैलरी को काम करने के लिए रेडी भी है। बट डू नॉट गेट वर्क इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। मतलब ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक भी है, उनके पास सारी क्वालिफिकेशंस भी है, लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा उसको। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्कर। वर्कर का मतलब होता है इंडिविजुअल इंगेज इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी विद हिज सर्विस। वर्कर का मतलब क्या होता है, वर्कर का मतलब होता है इंडिविजुअल जो किसमें इंगेज है, ऐसा पर्सन जो इंगेज है किसमें, प्रोडक्शन एक्टिविटी में, जो और ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो क्या है, जीडीपी में जिसका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, हम वर्कर बोलेंगे। ठीक है। आवाज आ रही है ना तृप्ति? हेलो। हेलो तृप्ति। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैंने जो 2 डेफिनेशन पढ़ा दी, दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई ना आपके, या फिर अब दोबारा बताऊंगा? अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट बता दी, वर्कर रह गया है। तो वर्कर का मतलब होता है एक इंडिविजुअल जो क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज है, मतलब जुड़ा हुआ है प्रोडक्शन एक्टिविटी से, और उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो किस में जा रहा है, जीडीपी में जा रहा है, ठीक है। और किसकी हेल्प से, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक इंडिविजुअल जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है और वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो भी वो कंट्रीब्यूशन हो सारा जीडीपी में जाए, तो उस चीज को, उस पर्सन को बोलेंगे क्या, हम वर्कर बोलेंगे। ठीक है। अब आता है हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, जो अपने बिजनेस, जिनका अपना बिजनेस होता है, पर्सन इंगेज इन ओन बिजनेस और प्रोफेशन आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब अपना जिनका खुद का बिजनेस है या कोई भी अपना खुद का काम कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बोला जाएगा। ठीक है। भले ही वो एक अपनी शॉप खोल के बैठा हुआ है, तो वो भी क्या माना जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड माना जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हायर्ड वर्कर। हायर्ड वर्कर का मतलब क्या होता है, पीपल हु गेट पेड, ऐसे लोग जिनको क्या करना जाता है, पे किया जाता है, उनको वेजेस दिए जाते हैं, उनको सैलरी दी जाती है, किसके बदले में, ताकि हम उनकी सर्विसेज ले सके, टू अदर्स आर कॉल्ड हायर्ड वर्कर्स। ठीक है। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ सर्विस दे रहा है, उसके कुछ काम कर रहा है, तो जिस पर्सन को वो काम करके दे रहा है वो पर्सन क्या करेगा, उसको पे करेगा। वो पे कैसे करेगा, तो वेजेस दे देगा, सैलरी दे देगा। ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, वो हायर्ड वर्कर्स कहलाया जाएगा। फिर आता है कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर्स में क्या होगा, कैजुअल वर्कर्स पीपल हु आर नॉट हायर्ड ऑन द रेगुलर बेसिस बाय देयर एम्प्लॉयर्स एंड नॉट प्रोवाइडेड विद बेनिफिट ऑफ परमानेंट जॉब आर कॉल्ड कैजुअल वर्कर। मतलब ऐसे पर्सन जो क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे जिनको हायर नहीं किया जाता फॉर देयर बाय देयर एम्प्लॉय, मतलब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जैसे कहते हैं कि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है,
3-4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको क्या करा जाता है, रख लिया जाता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो जाता है उस पर्सन को निकाल दिया जाता है। तो इसमें वही बोल रहा है कि जो लोग क्या होते हैं, हायर करे जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं करे, हायर नहीं करे जाते हैं, पीपल हु आर नॉट हायर्ड ऑन द रेगुलर बेसिस बाय देयर एम्प्लॉयर्स एंड नॉट प्रोवाइड विद बेनिफिट ऑफ परमानेंट जॉब, और उनको परमानेंट जॉब को बेनिफिट भी नहीं मिलता, आर कैजुअल वर्कर्स, तो उनको कहा क्या जाता है, कैजुअल वर्कर बोला जाता है उनको। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स मतलब वर्कर्स हु आर प्रोवाइडेड द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन, ग्रेचुटी एंड प्रोविडेंट फंड एंड आर ऑन द परमानेंट पे रोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर आर कॉल्ड रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स का मतलब कौन है, ऐसे वर्कर जिन्हें क्या मिलते हैं, सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हमने नेशनल इनकम में देखा था, इसके अंदर क्या क्या आता है, पेंशन आता है, ग्रेचुटी आता है, पीएफ आता है, तो ये सारी चीजें जिस पर्सन को मिलती है उसे क्या बोलते हैं, परमानेंट वर्कर, मतलब परमानेंट वर्कर या रेगुलर वर्कर बोला जाता है उसे। आगे बस समझ में, ठीक है। अब आता है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स, इस पूरे को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स मतलब क्या है, लेबर सप्लाई का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ लेबर वर्कर इज रेडी टू सप्लाई और ऑफर इन एग्रीमेंट विद अ पर्टिकुलर वेज रेट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। मतलब लेबर वर्कर क्या है, मतलब जो वर्कर है वो क्या है, रेडी है किस लिए, अपनी सप्लाई करने के लिए, और ऑफर इन एग्रीमेंट विद अ पर्टिकुलर वेज रेट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। मतलब बेसिकली लोग क्या कहते हैं, लोगों को जैसे एक पर्सन है उसे क्या चाहिए, वर्कर चाहिए, उसने वर्कर चाहिए, उसने कहीं से पता किया, उसको वर्कर मिल गया, ठीक है, तो जो वर्कर उसे मिल गया तो उसे क्या बोलेंगे, हम लेबर सप्लाई बोलेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसमें देखो इसे मेजर कैसे किया जाता है, इसे मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मैन आवर ऑफ वर्क्स। इसको किस टर्म से मेजर किया जाता है, मैन आवर ऑफ वर्क्स में कम करा जाता है, मतलब एक पर्सन कितने घंटे काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको चेक किया जाएगा। एंड नेसेसिटी इन रिलेशन टू वेज रेट, और नेसेसिटी में देखा जाएगा वेज रेट से, मतलब जो वर्कर्स काम करते हैं उनको ईयर बेस मतलब आर बेसिस पे पेमेंट मिलती है। ठीक है, कि 1 घंटा मतलब 8 घंटे जॉब कर रहा है, 9 घंटे जॉब कर रहा है, तो उस बेसिस पे उसको क्या मिलती है, पेमेंट मिलती है, उसको उसकी सैलरी मिलती है। तो ये मैन आवर ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि वो कितने घंटे काम कर रहा है उसके बेसिस पे क्या दिया जाएगा, उसको वेजेस उसके दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग और विलिंग टू वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट। इस चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, लेबर फोर्स की डेफिनेशन को एग्जाम में 1 मार्क में पूछी जाती है कि लेबर फोर्स की मीनिंग क्या होती है। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग, मतलब ऐसे वर्कर जो क्या करना चाहते हैं, काम करना चाह मतलब काम कर रहे हैं, वर्कर वर्किंग मतलब काम कर रहे हैं, और विलिंग टू वर्क और काम करना चाहते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट। उन्हें ये नहीं मतलब है कि कितने भी पैसे मिले, वो बस काम कर रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं, तो उससे क्या बोलेंगे आप, लेबर फोर्स मिलेंगे। ठीक है, लेबर फोर्स बोला जाएगा उसको। आई बात समझ में, हाँ, अब यहाँ पे देखो वर्क फोर्स का मतलब है, वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है, लेबर फोर्स माइनस में नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। ठीक है, तो वर्क फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, लेबर फोर्स में से वो लोग माइनस कर देंगे जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन काम करना चाहते हैं। आई बात समझ में, मतलब लेबर फोर्स में दोनों आते थे, जो काम कर रहे हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जब वर्क फोर्स निकालना होगा तो वर्क फोर्स में क्या करेंगे हम, तो जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स में तो दोनों आते हैं, वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों आते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे वर्क फोर्स के लिए, लेबर फोर्स में से जो नॉन वर्किंग वाले हैं उनको हटा देंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क फोर्स आ जाएगा, वर्क फोर्स आ जाएगा। आई बात समझ में, इसमें ना को फॉर्मूला पूछा जाता है, ये मतलब एक तरह से फॉर्मूला है, ये सारे जो 2 चीजें लिखवाई है मैंने आपको, ये आपका सारा का सारा क्या है, फॉर्मूला है ये लेबर फोर्स का और ये वर्क फोर्स का, ये सारा का सारा आपसे एक तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में फॉर्मूले के ऊपर, कि लेबर फोर्स का फॉर्मूला बताओ या वर्क फोर्स का फॉर्मूला बताओ, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, इसको अच्छे से समझ लेना कि क्या क्या होता है ये। लेबर फोर्स मतलब जहाँ पे वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों आते हैं, वर्क फोर्स मतलब सिर्फ जहाँ पे वर्किंग आता है, मतलब जो टोटल वर्क टोटल नंबर ऑफ जो लेबर फोर्स है उसमें से हम क्या कर देंगे, नॉन वर्किंग माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क फोर्स आ जाएगा। अब नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, अब हमें निकालना है कि ऐसे कौन से पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड है, तो हम क्या करेंगे, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस करने का मतलब, लेबर फोर्स में कौन आते हैं, दोनों आते हैं, वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों आते हैं, जिसमें से हम क्या कर देंगे, वर्क फोर्स माइनस, वर्क फोर्स में कौन आते हैं, जो सिर्फ वर्किंग होते हैं। आ रही बात समझ में, कि लेबर फोर्स में दोनों आते हैं, वर्किंग और नॉन वर्किंग, वर्क फोर्स में सिर्फ वर्किंग आते हैं। तो जब हम
वर्किंग और नॉन वर्किंग मतलब लेबर फोर्स में से सिर्फ वर्किंग वाले हटा देंगे तो हमारे पास कौन से बच जाएंगे, नॉन वर्किंग वाले, मतलब अनएम्प्लॉयड बच जाएंगे। समझ में आ गया ये फॉर्मूला पूरा। हाँ, इस तीनों पॉइंट को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसमें क्वेश्चन आता है ज्यादातर, और इसमें ना कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, और ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं होता, इसमें क्या होता है नंबर्स दे दिए होंगे आपको कि हमारे पास लेबर फोर्स हमारे पास 10,000 है उसमें, और वर्क फोर्स हमारे पास 8,000 है, तो बताओ अनएम्प्लॉयड कितना हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 10,000 में से 8,000 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2,000 अनएम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको दे रखा होगा कि वर्किंग आपके पास 5,000 है, नॉन वर्किंग आपके पास है 6,000, तो बताओ लेबर फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप दोनों ऐड कर दोगे क्योंकि लेबर फोर्स में वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों आते हैं, तो 11,000 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया वर्क फोर्स निकालो, तो आप क्या करोगे, जो लेबर फोर्स आपने निकाला 11,000, उसको उसमें से क्या कर देंगे हम, नॉन वर्किंग वाले माइनस कर देंगे। नॉन वर्किंग कितने थे, 6,000 थे, तो 11 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5,000 बचेगा, तो हमारे पास वर्क फोर्स आ जाएगा। ठीक है। नहीं, ये तो बस मतलब अगर होंगे तो एक आध होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया ना, इस टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल नहीं होंगे, जैसा अभी हमने करे ना उस टाइप के न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ये हल्के फुल्के ऐसे ही होंगे न्यूमेरिकल इसमें सारे। ठीक है। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया एंड रीजन बिहाइंड इट बीइंग रूरल, मतलब इंडिया में वर्कफोर्स का साइज क्या, वर्कफोर्स मतलब जहाँ पे सिर्फ कौन आते हैं, वर्किंग वाले आते हैं। ठीक है, जहां भी अब आपको वर्कफोर्स दिखे तो समझ जाओ कि किसकी बात हो रही है, सिर्फ वर्किंग वाले की बात हो रही है। साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया एंड रीजन बिहाइंड इट बीइंग रूरल, और इसका इसके पीछे रीजन क्या है कि ये रूरल एरिया में पाया जाता है। तो देखो, इंडिया 70% ऑफ वर्कफोर्स कंप्राइजेस ऑफ मेल वर्कर एंड ओनली फाउंड इन रूरल एरिया, विच मीन्स फीमेल वर्कफोर्स आउट ऑफ टोटल इज वेरी लो, मतलब इंडिया का जो 70% वर्कफोर्स है उसमें क्या है, मेल ज्यादा है। 70% मतलब इंडिया का जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें से 70% कौन है, मेल है। और ये मिलते कहाँ है, सिर्फ रूरल एरिया से, मतलब गांव वगैरह में ही ये सिर्फ देखे जाते हैं। जिसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि जो फीमेल वर्कफोर्स है वो आउट ऑफ टोटल, मतलब 100 में से जो फीमेल वर्कफोर्स है वो क्या है, बहुत ही कम है, ज्यादा क्या है, मेल है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मोर पीपल, क्या क्या, हाँ 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 हाँ, थोड़ा कभी कभी याद करना पड़ जरूरी हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया कि इससे कितना परसेंटेज है वर्क फोर्स का, तो आपको ये पता होना चाहिए कितना परसेंटेज, 70%। ठीक है, बस। हाँ, कभी कभी मतलब जैसे ईयर वगैरह जहाँ पर आ जाते हैं ना, वो तो आपको याद करने ही है, ईयर याद करने पड़ेंगे आपको, नाम याद रखने पड़ेंगे, कौन सी चीज कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ये सारी चीज आपको लगभग याद करनी पड़ती है। लेकिन जो परसेंटेज है ना, ये बहुत ही रेयर जगह पे याद करनी पड़ेगी आपको, ये नहीं हर जगह आप याद करोगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, more people are engaged in farming yet contribute less to GDP, meaning that there is low productivity of workers in rural areas, resulting in low earning, therefore poverty। मतलब आज भी बहुत सारे इंडिया में जो लोग हैं वो क्या है, फार्मिंग में जुड़े हुए हैं, फार्मिंग से एंगेज हो रखे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम जा रहा है। उसका मतलब क्या है, दैट देयर इज लो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, मतलब जिससे हमें क्या पता चल रहा है, जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी है वो भी कम है। मतलब सिंपल सी बात है, जब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन कम जाने का मतलब क्या है, लोगों की इनकम ही नहीं हो रही है। इनकम कब कब होगी, जब लोग काम नहीं करेंगे। तो वही बोल रहा है कि जीडीपी का मतलब, जीडीपी कम है तो उसका मतलब क्या है कि लोगों की प्रोडक्टिविटी कम है रूरल एरिया में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे लो अर्निंग है, उनकी अर्निंग्स कम हो रही है, और लास्ट में हमें क्या पता चलता है कि पॉवर्टी बढ़ती जाएगी। तो पूरा साइकिल समझ में आया आपको ये। ठीक है, कि फार्मिंग में जुड़े हुए हैं लोग, फार्मिंग में लोग जुड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, और जब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है तो हमें क्या पता चलता है कि जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, कहाँ पर, रूरल एरियाज में। और जब प्रोडक्टिविटी कम है तो लोगों की अर्निंग कम हो जाएगी, और जब अर्निंग कम होगी तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, तो लोगों की क्या होगी, पॉवर्टी बढ़ती जाएगी वहां पर। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, percentage of female worker is very low because female education in India is still not encouraged in many parts of country, and in urban areas the decision to work is taken by the families and not the women herself. This means that half of the country's available resources are not utilized। मतलब जो फीमेल वर्कर्स है उन वो इतने कम क्यों है, क्योंकि जो फीमेल एजुकेशन है उसको आज भी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में इंकरेज नहीं किया जाता, मतलब प्रमोट नहीं किया जाता। लेकिन जो अर्बन एरिया है वहां पर जो फीमेल्स हैं
वहां पे वो पढ़ते तो हैं, लेकिन उनका जो पढ़ने लिखने का डिसीजन वो कौन लेता है? फैमिली लेता है। ठीक है, अगर फैमिली ने अलाउ कर दिया तो पढ़ेंगे, फैमिली ने अलाउ नहीं किया तो फीमेल जो है शहर में नहीं पढ़ेंगी। लेकिन जो आपके पास रूरल में है, मतलब जो गांव वगैरह है, वहां पे तो फैमिली मतलब डिसीजन ही नहीं है, वहां पे साफ मना ही होता है ज्यादातर, ये फीमेल एजुकेशन हम प्रमोट नहीं करेंगे। आई बात समझ में? जिसकी वजह से क्या होगा, जो कंट्री के रिसोर्सेज है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो सारे रिसोर्सेज कौन यूज कर रहा होगा? मेल्स यूज कर रहे होंगे। और जो रिसोर्सेज फीमेल यूज कर सकती थी वो फीमेल अब यूज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है ना? तो जिस वजह से यहाँ पर और दोबारा से दिक्कतें आएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आता है मतलब रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया का मतलब देखो यहाँ क्या बोल रखा है, मीन्स द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन एक्टिविटी विच इज मेजर्ड एज वर्कफोर्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि इंडिया में पार्टिसिपेशन मतलब जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, इंडिया में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें? प्रोडक्शन एक्टिविटी में। तो उसको क्या बोलेंगे हम? रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। और ये मेजर कैसे होता है? वर्कफोर्स के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। आई बात समझ में? अब इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करना, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इंडिया में कैसे मेजर किया जाता है? ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। पहला पॉइंट है हाई डिपेंडेंसी रेशियो। हाई डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या है? रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज नॉट हाई, मीनिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी इम्प्लाइंग हाई डिपेंडेंसी रेशियो। मतलब रेट ऑफ पार्टिसिपेशन हाई नहीं है, जिसका मतलब क्या है कि लॉट ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं दूसरे के ऊपर। जैसे कि एक फैमिली में क्या कहते हैं, लोग काम करने वाले हैं लेकिन वो काम कर नहीं रहे हैं, वो अपने एल्डर्स पर वो क्या है? डिपेंड हो रखे हैं, वो अपने फैमिली मेंबर्स पे क्या हो रखे हैं? डिपेंड हो रखे हैं। जिससे क्या है, उनकी डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ती जा रही है और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन येट लो प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे बोल रखा है कि पार्टिसिपेशन तो हो रहा है, मतलब लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रही है। कैसे? In rural area, large chunk of people are engaged in production activity but contribute very less to the GDP of the country, which implies greater poverty and low income in rural areas। मतलब कहना चाह रहा है कि जो रूरल एरिया है इंडिया के उसमें लार्ज चंक ऑफ पीपल, चंक मतलब ऐसे कह सकते हैं गुच्छा, मतलब एक ग्रुप। ठीक है, लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप किसमें एंगेज है? क्या नाम है, कहाँ गया? प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज है। प्रोडक्शन एक्टिविटी आप ऐसे कह सकते हो जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह से बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट हो रखा है, लेकिन जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन जा ही नहीं रहा। जब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम जाएगा तो हमें क्या पता चलेगा? कंट्री में पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, और जब कंट्री में पॉवर्टी हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि लोगों की इनकम भी बहुत कम है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। अब यहाँ पे देखो हाई पार्टिसिपेशन है किसका? वुमेन्स का। कहाँ पर? सिर्फ रूरल एरियाज में। एज अ रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी, वुमेन पॉपुलेशन एरिया tend to participate more in production activity in rural areas. Lack of education, sustainable jobs providing लो वेज रेट आर अदर रीजन। मतलब यहाँ पे क्या है कि जब गांव में, मतलब जैसे जो गांव में आपको पता है पॉवर्टी हो रखी है बहुत ज्यादा, तो पॉवर्टी क्या है, उनको खत्म करने के लिए जो विमेन्स है वो क्या करती हैं? जॉब करना स्टार्ट कर दी, मतलब एक तरह थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर देती है। विमेन पॉपुलेशन इन रूरल एरिया टेंड्स टू पार्टिसिपेटेड मोर इन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन रूरल एरियाज। मतलब वो पार्टिसिपेट करती हैं किसमें? प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। आप ऐसे कह सकते हो वो जॉब करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी उन्हें काम मिलता है गाँव में वो करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन एंड सस्टेनेबल जॉब। सस्टेनेबल जॉब का मतलब है एक तरह से परमानेंट जॉब उनको नहीं मिल पा रही है, प्रोवाइडिंग लो वेज रेट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको जो वेज रेट मिल रहे हैं बहुत ही लो मिल रहे हैं, बहुत ही कम वेज रेट मिल रहे हैं। आर अदर रीजन, जिसके और ये सारे क्या है? अदर रीजन है लो पार्टिसिपेशन को। ठीक है, मतलब विमेन पार्टिसिपेशन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि गांव में पॉवर्टी है, पॉवर्टी को वो कम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? जॉब्स वगैरह पे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनको वेज रेट बहुत ही कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी तो खत्म नहीं हो रही, लेकिन जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स और वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्वेशन। मतलब यहाँ पे क्या है, कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसे? ऑक्यूपेशन मतलब जॉब से रिलेटेड जो आपका
स्ट्रक्चर है कंट्री का वो कैसा है, और वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब वर्कफोर्स में कितने मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं वो सब कैसा है। देखो यहाँ पे क्या है पहला पॉइंट, टू मीट देयर बेसिक नीड्स bulk of workforce depends on primary sector even now reflecting upon the backwardness of Indian economy। मतलब कि जो वर्कफोर्स है उसको अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी किस पे डिपेंड है, वो प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर पे वो डिपेंड है। इवन नाउ रिफ्लेक्टिंग अपॉन द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक तरह से ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में बैकवर्डनेस ज्यादा है। मतलब लोग किसके ऊपर डिपेंड है, अभी भी एग्रीकल्चर में डिपेंड है। मतलब जो लोग जो काम कर रहे हैं इंडिया में ज्यादातर किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, खेती ही करते जा रहे हैं। जिससे ये लास्ट में हमें ये कंक्लूजन ये निकलता है कि इंडिया में बैकवर्डनेस अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये चीज समझ में आई पॉइंट पूरा। ये प्राइमरी सेक्टर जो लिखा है ना यहाँ पर ये वाला, इस प्राइमरी सेक्टर को ना अंडरलाइन करके एग्रीकल्चर लिख लेना आगे याद रखने के लिए, कि कभी समझ में ना आए कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे लिख लेना तो आपको ज्यादा याद रह जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखो। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर रिजल्ट्स इन डिपेंडेंसी ऑफ पीपल इन प्राइमरी सेक्टर। मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। तो जिसकी वजह से लोग क्या हो रहे हैं, दोबारा से प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंड हो रहे हैं। ठीक है, कि लोग शहरों में जाके काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें जॉब मिल ही नहीं रही, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो दोबारा से अपने गांव वगैरह में वापस आके वो क्या कर रहे हैं, खेती ही कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, secondary and tertiary sector comprises of the urban population whereas primary sector largely comprises of rural population। हमें ये बता दिया कि अर्बन पॉपुलेशन किससे जुड़ी हुई है, तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कौन जुड़ा हुआ है, अर्बन पॉपुलेशन मतलब शहर की पॉपुलेशन। और प्राइमरी सेक्टर में कौन जुड़ा हुआ है, रूरल पॉपुलेशन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इंडिया ट्रेड एंड कॉमर्स आर इंक्रीजिंग एंड पीपल इन अर्बन एरियाज आर बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इज एक्सप्लेन बाय देयर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एजुकेशन टूरिज्म। मतलब ग्लोबलाइजेशन की आने की वजह से इंडिया का जो ट्रेड है, मतलब जो इंडिया का बिजनेस है वो सारा क्या हो गया, बढ़ने लगा है। जिसके से क्या होता है, जो अर्बन एरिया मतलब जो शहरी एरिया है वो क्या हो रहे हैं, कॉन्शियस होते जा रहे हैं, मतलब वो अवेयर होते जा रहे हैं किसके रिलेटेड में, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के रिलेशन में। ठीक है, और वो पता कैसे चलता है कि वो अवेयर हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो अवेयर ऐसे पता चलेगा कि उनका खर्चा कितना कर रहे हैं, वो एक्सप्लेन बाय देयर एक्सपेंडिचर, वो खर्चा कितना कर रहे हैं किन चीजों पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ पर कितना खर्चा किया जा रहा है, एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहे हैं, या टूरिज्म पे कितना खर्चा कर रहे हैं। तो इन चीजों से हमें पता चलता है कि लोगों की क्वालिटी लाइफ कैसी है। ठीक है, जो लोग अपने क्या कहते हैं हेल्थ एजुकेशन से टूरिज्म पे खर्चा कम कर रहे होंगे तो उनसे क्या पता चल रहा होगा हमें कि ये अभी भी बैकवर्डनेस में ही है। लेकिन जो लोग इन चीजों पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो उससे क्या पता चलता है कि थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, लार्ज परसेंटेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। हमने अभी ऊपर ही देखा था कि जो फीमेल सेक्टर, जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो क्या बहुत ज्यादा है। और वही चीज यहाँ पे बोल रखी है, जो परसेंटेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन है वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है। owing to the fact that mobility of women in rural areas is very low as they prefer job near their homes। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्यों है फीमेल पार्टिसिपेशन, क्योंकि जो गांव में जो फीमेल्स हैं उनको मोबिलिटी नहीं है। मोबिलिटी मतलब वो अपना घर छोड़ के कहीं दूर जा नहीं सकती जॉब करने के लिए। ठीक है, तो वो इसीलिए वो क्या करती हैं, अपने घर के आसपास में ही जो जॉब मिलती है उनको प्रेफर करा जाता है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। अब इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसमें डेफिनेशन पूछी जाती है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है, when GDP is experience more through technology than the employment of labor, then an economy witness जॉबलेस ग्रोथ। मतलब यहाँ पे क्या है कि जीडीपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन किससे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से बढ़ रही है। देन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, देन द इकोनॉमी विटनेस जॉबलेस ग्रोथ। मतलब बेसिकली दो लोग हैं, हमने जैसे 11th में आपने पढ़ा होगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, जहाँ पे लेबर का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कैपिटल का कह सकते हो पोर्शन ज्यादा होता है। कैपिटल का मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह यूज हो जाती है। तो यही कह रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है, कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जीडीपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन बढ़ किसकी हेल्प से रही है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से बढ़ रही है।
और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लेबर है, उसकी हेल्प से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जीडीपी विद सॉरी जॉबलेस ग्रोथ बोले, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है जो मतलब पर्सन है उनको ही तो जॉब चाहिए, मशीनों का क्या, मशीन तो अपने आप चल जाएंगी, लेकिन जो पर्सन है उन्हें क्या चाहिए, जॉब चाहिए, उनको जॉब मिल नहीं रही है और फिर भी जीडीपी बढ़ती जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जॉबलेस ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखो इसमें क्या बोल रखा है, इंडिया एक्सपीरियंस जॉबलेस ग्रोथ बिकॉज द ग्रोथ इज अचीव्ड थ्रू एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। जो इंडिया है वो क्या कर रही है, जॉबलेस ग्रोथ को अचीव कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो अचीव करी जा रही है थ्रू एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो ग्रोथ है वो किसके बेसिस पे अचीव करी जा रही है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे उसे क्या किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा अचीव किया जा रहा है ग्रोथ को, रेदर ग्रेटर यूज ऑफ लेबर, और जो लेबर का यूज है वो बिल्कुल ही कम करा जा रहा है। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, मशीन लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, मशीनों से काम करवा रहे हैं और लेबर को काम नहीं दिया जा रहा, जिससे क्या हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ बढ़ती जा रही है कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो यहाँ पे देखो दोनों चीजों की मीनिंग बता रखी है, क्या क्या होता है। पहला होता है कैजुअलाइजेशन, कैजुअलाइज इसको ना, ये जो कैजुअलाइजेशन और सॉरी कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, तो ये मैं बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ से आया था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, कैजुअलाइजेशन का मतलब, इस वाले चैप्टर से ना आप ये मत मानना कि आपके इसमें 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत ही रेयर 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, इसमें से ज्यादातर आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स इतने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो इसमें ज्यादा डेफिनेशन पे आपको ध्यान देके चलना है, क्योंकि इस पर डेफिनेशन ज्यादा पूछी जाएंगी इस चैप्टर से। तो देखो यहाँ पे क्या है, कैजुअलाइजेशन का मतलब, कैजुअलाइजेशन मीन्स अ सिचुएशन वेयर कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन टोटल वर्कफोर्स टेंड्स टू राइज। अभी हमने देखा था कैजुअल वर्कर्स पीछे है ना, कैजुअल वर्कर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्कर्स जो परमानेंट नहीं रखे जाते कंपनी में, मतलब जॉब के लिए परमानेंट नहीं रखे जाते, उनको क्या रखा जाता है, सिर्फ बेसिकली एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रखिए कि जब तक का काम है तब तक रखेंगे, जैसे काम खत्म उनको निकाल देंगे, इस टाइप से। ठीक है, जैसे दिहाड़ी मजदूर वगैरह जो होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, जब तक कंस्ट्रक्शन होगा घर का तब तक उनको जॉब मतलब काम रखा जाएगा, और जैसे ही कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा उनको हटा दिया जाएगा। तो कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, वो सिचुएशन जहां पर कैजुअली हायर्ड वर्कर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, किसमें, वर्क फोर्स में। आई बात समझ में, वर्क फोर्स में जो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स है उनका नंबर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैजुअलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास, दिस हैपन इन इंडिया ड्यू टू डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। तो ये होता क्यों है इंडिया में, मतलब जो कैजुअलाइजेशन है इंडिया में, ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, मतलब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं आपको देख के बता दूंगा। ठीक है, इसको तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है रूरल एरिया में वो बढ़ती जा रही है, और माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है, माइग्रेशन कहाँ पर, अर्बन एरियाज, वेयर दे ओनली वर्क एज डेली वेजेस एंड और कैजुअल वर्कर्स। ठीक है, क्योंकि तो जो गाँव के लोग हैं वो बाहर आके मतलब शहरों में आके काम ढूंढ रहे हैं, वो ये तो है नहीं कि वो तुरंत आके उनको 50-60 हजार की किसी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, है ना, उनके लिए उनके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो उन लोगों के पास होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली जो डेली वेजेस होते हैं ना, जो मतलब जैसे दिहाड़ी जिसे कहा जाता है, दिहाड़ी बेसिस पे पर डे बेसिस पे जो इनकम मिलती है उस बेसिस पे वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको कैजुअल वर्कर्स ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मलाइजेशन है सिचुएशन वेयर वर्कफोर्स डिक्लाइन इन फॉर्मल एंड राइजेज इन इनफॉर्मल सेक्टर एंड इट कैन बी कैटेगराइज इनटू। देखो इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो सिचुएशन जहाँ पे वर्कफोर्स क्या हो रहा है, डिक्लाइन होता है फॉर्मल सेक्टर में। अभी हम देखेंगे फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, अभी पता चलेगा हमें आगे, कि फॉर्मल सेक्टर में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है वर्कफोर्स, और इनफॉर्मल सेक्टर में जो वो हमारा जो वर्कफोर्स है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। फॉर्मल में डिक्लाइन, इनफॉर्मल में बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो इनफॉर्मलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन सेक्टर होता क्या है, तो फॉर्मल सेक्टर कौन से होते हैं, ये इससे ये वाला जो है ना, यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन आते हैं, मतलब यहाँ पे पूछ लिया कि बताओ एक पर्सन है जो काम कर रहा है उसे ये चीजें मिल रही है, तो बताओ वो फॉर्मल में आएगा या इनफॉर्मल में आएगा, कैसे पता चलेगा, देखो फॉर्मल सेक्टर को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोला जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेज दैट हायर 10 और मोर वर्कर्स। ठीक है,
मतलब बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर आ जाएंगे, और ऐसे पर्सन जो क्या कहते हैं एक वेल स्टेब्लिश जॉब कर रहे हैं, मतलब जिनमें क्या कहते हैं आप जैसे अभी हमने देखा था ना, कैजुअल वर्कर्स था, एक परमानेंट रेगुलर वर्कर था। जो रेगुलर वर्कर्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। जो पर्सन मतलब कंपनी में जाके वो जॉब कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं, परमानेंट बेसिस पे जो जॉब कर रहा है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, वो लोग आएंगे यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में। उसके बाद वर्कर्स हेयर आर कॉल्ड फॉर्मर वर्कर्स। जो यहाँ पे वर्कर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, फॉर्मल वर्कर कहा जाता है। और हैव सोशल सिक्योरिटी लाइक ग्रेचुटी, पेंशन एटसेट्रा। और जो फॉर्मल सेक्टर है इनमें जो वर्कर्स होते हैं इनको क्या मिलती है, ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें इनको दी जाती है। कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन, और ये क्या करते हैं ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं। ट्रेड यूनियन का मतलब होता है एम्प्लॉयज का एक ग्रुप होता है जहाँ पे, और इनका एक लीडर होता है कि अगर एम्प्लॉय की कोई भी डिमांड वगैरह है तो वो उस ट्रेड यूनियन लीडर के थ्रू एम्प्लॉय के पास पहुंचाई जाए ताकि वो उनकी बात सुन सके। आई बात समझ में। फॉर्मल सेक्टर में कौन कौन होते हैं, फॉर्मल सेक्टर मतलब इनको ऑर्गेनाइज बोला जाता है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, जो 10 और मोर वर्कर्स को हायर करता है। इस चीज को याद रखना, इस चीज को मार्क करना कि इसके ऊपर क्वेश्चन बना जा सकता है कि एक एम्प्लॉयर है वो क्या कर रहा है, 10 और उससे ज्यादा वर्कर्स हायर कर रहे हैं। तो आप बताओ इसमें फॉर्मल सेक्टर में आएगा या इनफॉर्मल सेक्टर में आएगा, तो ये किस में आएगा, फॉर्मल सेक्टर में आएगा, ठीक है। और इनको फॉर्मल वर्कर कहा जाता है। इनको ग्रेचुटी, पेंशन मतलब जो भी बेनिफिट होते हैं वो सारे दिए जाते हैं, और ये ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। अब वही नीचे दे रखा है क्या। हम्म। हाँ तो ग्रेचुटी आपको बताना है क्या होता है। मतलब ग्रेचुटी मतलब ऐसा नहीं, बेनिफिट होता है। मतलब ग्रेचुटी का मतलब बेसिकली होता है जब एक पर्सन किसी इस्टेब्लिशमेंट में मतलब किसी कंपनी में जॉब कर रहा है और उसको 5 साल से ज्यादा हो जाते हैं जब उसे जॉब करते हुए, तो उसे ग्रेचुटी मिलती है, मतलब एक अमाउंट दिया जाता है उसे, ठीक है। ये इसका जो कॉन्ट्री इसका ना आपको मतलब इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इसको ना लास्ट टाइम पे पेमेंट कैलकुलेट करी जाती है। जैसे पेंशन होता है, आपकी इनकम से कट कट के क्या होता है आपके अकाउंट में, मतलब जो भी पेंशन का अकाउंट है उसमें जाता रहता है। पीएफ में भी यही होता है कि जो भी पीएफ का पैसा होता है आपकी इनकम से कट के वो जाता रहता है। लेकिन जो ग्रेचुटी होती है ना, ये कंपनी वाले देते हैं, ठीक है। ग्रेचुटी का मतलब बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि जब एक पर्सन जॉब छोड़ के जा रहा है तो जब तक उसे जॉब नहीं मिल जाती तब तक वो अपने इन पैसों से अपना गुजारा कर सकता है, ठीक है। ग्रेचुटी होता है ये। हाँ ग्रेचुटी वाले मतलब जो कंपनी वाले होते हैं वो ग्रेचुटी देते हैं। और ये ग्रेचुटी, एक चीज याद रखना, ग्रेचुटी कब मिलती है, जब एक पर्सन 5 साल से ज्यादा जॉब करता है किसी कंपनी में, ठीक है। एक पर्सन एक कंपनी में 5 साल या उससे ज्यादा काम करता है तो ग्रेचुटी उसे मिलती है, ठीक है। हम्म। और देखो अब नीचे दे रखा है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या क्या आता है, इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाएगा। अभी ऊपर देखा था 10 वर्कर या उससे ज्यादा हायर करते हैं फॉर्मल वाले, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, 10 वर्कर और उससे जो कम हायर करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, इनफॉर्मल बोलेंगे। हायर लेस देन 10 वर्कर्स। उसके बाद हमारे पास आता है वर्कर्स हेयर आर कॉल्ड इनफॉर्मल वर्कर्स। इनको क्या बोला जाता है, इनफॉर्मल वर्कर बोला जाता है। और यहाँ पे कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाती, मतलब यहाँ पे कोई भी इनको बेनिफिट नहीं दिया जाता, मतलब ग्रेचुटी, पेंशन, पीएफ, ये सारी चीजें नहीं दी जाती इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। एंड नो ट्रेड यूनियंस कैन बी फॉर्म्ड, और यहाँ पे कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो अब आप इसमें डिफरेंस कर पाओगे ना अच्छे से कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है ना। हाँ इस पे ना क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अभी आपके एग्जाम में भी जो आपका अभी हुआ था एग्जाम उसमें भी आया था, और क्या कहते हैं मुस्कान का जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट मार्क करवाया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से ऐसे समझ में आ रहा होगा, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब जो गांव में जो बेरोजगारी है वो। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो शहर की बेरोजगारी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बता रखा है कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 2 टाइप से डिवाइड हो रखी है। पहला है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो पीछे आया था। तो देखो यहाँ पे दे रखा है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट विच इज कॉज्ड बाय joint family system where actual number of workers required on a farm land exceed the required number। मतलब यहाँ पे क्या है कि जॉइंट फैमिली, ये ज्यादातर किसकी वजह से होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जहां पर एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर जो है वो क्या है, एक फार्म लैंड है उससे ज्यादा है। मतलब बेसिकली एक लैंड है, ठीक है। एक जॉइंट फैमिली है, मान के चलते हैं 10 लोगों की जॉइंट फैमिली है, ठीक है। और उनके पास एक लैंड है, 10 लोगों की एक फैमिली है, 10 पीपल,
और एक लैंड है उनके पास, ठीक है, ये पूरा उनके पास लैंड है। अब यहाँ पे ये कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट होगा कैसे, कि जो ये लैंड है ना, इसमें काम करने की कैपेसिटी सिर्फ 7 लोगों की है। मतलब इसमें कितने लोग काम कर सकते हैं अच्छे से, सिर्फ 7 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन लोग कितने काम कर रहे हैं इस पे, 10 लोग। तो जो 3 लोग एक्स्ट्रा जो काम कर रहे हैं, वो उनको अच्छे से प्रोडक्टिविटी मिल नहीं पाएगी, उनको मतलब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छे से मिल नहीं पाएगा। क्या बोलेंगे हम, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ये बात समझ में आई आपको? मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे एक तो जॉइंट फैमिली होगी, प्लस जहां पे जो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, किससे, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स है एक लैंड पर काम करने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल का मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जो सीजन के बेसिस पे होता है। सीजन के बेसिस पे मतलब जैसे कि दैट अकर्स बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन एंड द सीजनल एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक कंडीशंस एंड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन डिफरेंट एरिया स्टेट। मतलब जो सीजन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो वाली, और गाँव में जो फसल वगैरह होती है वो किसके बेसिस पे होती है, सीजन की वजह से होती है ना। तो वो चीज को क्या बोला जाएगा यहाँ पर, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा, क्योंकि ये सारे जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वाले जो लोग होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, सारे उन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं जो सीजन के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है। पर्सन कैसी कंडीशन है, मतलब उसके गांव उसके खेत वगैरह की कैसी कंडीशन है, या वो किस तरीके से खेती कर रहा है, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। और जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जाम्पल बताया था कि एक पर्सन है जो अपने एग्रीकल्चर को क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, मतलब अपने खेत में साल भर क्या कर रहा है, खेती करता ही जा रहा है, किसी ना किसी फसल की खेती करता जा रहा है, तो उसकी इनकम ज्यादा होगी। उसी तरीके से अगर एक पर्सन जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीजन की बेसिस से मतलब एक पर्सन जब सीजन आता है तभी खेती कर रहा है, सीजन नहीं है तो खेती नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, जब वो खेती नहीं करेगा तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है ये भी 2 तरीके से आता है, एक होता है इंडस्ट्रियल और दूसरा होता है एजुकेटेड। पहला आता है इंडस्ट्रियल, inclusive of illiterate people willing to work in industry, etc., and rapid rise in population and concentration of industry in urban areas are the reason behind industrial unemployment। मतलब इंक्लूसिव ऑफ इलिटरेट पीपल विलिंग टू वर्क इन इंडस्ट्री, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, वो क्या चाहते हैं, काम करना चाहते हैं किसमें, इंडस्ट्री में, एटसेट्रा, एंड रैपिड राइज इन पॉपुलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन अर्बन एरियाज, और पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और जो इंडस्ट्री का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, सिर्फ अर्बन एरिया पर ही है। रीजन बिहाइंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें आती है, एक तो इलिटरेट पीपल जो क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, मतलब किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करना चाहते हैं अच्छे से, प्लस जो दूसरी चीज है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब एक फैक्ट्री में सिर्फ काम करने के 20 लोग हैं। ठीक है। तो अब जो एक फैक्ट्री में 20 लोग ही काम कर सकते हैं, तो हम 25 तो लगाएंगे नहीं ना, 5 लोग वेस्ट हो जाएंगे, तो जो 5 लोग है जो वो क्या हो जाएंगे, उनको जॉब नहीं मिलेगी, तो वो जो 5 लोग है वो क्या बोले जाएंगे, अनएम्प्लॉयड बोले जाएंगे। और लास्ट तीसरा पॉइंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन किसका, इंडस्ट्री का, कहाँ पर, अर्बन एरियाज में। मतलब जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ कहाँ पे फोकस कर रही है, अर्बन एरिया में ही फोकस कर रही है, वो रूरल एरिया में जाके फोकस नहीं कर रही है, मतलब रूरल एरिया में जाके अपने बिजनेस वगैरह नहीं चला रही, जिससे क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल वाले हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ रही है, और प्लस अर्बन वाले को भी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ चाहिए वर्कर्स उतने ही तो लोगे, ज्यादा तो ले नहीं सकते, है ना। और नेक्स्ट आगे दे रखा है इसमें, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्पिल ओवर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक तरह से स्पिल ओवर है किसके ऊपर, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्पिल ओवर का मतलब क्या है, एक तरह से ये ऐसा कह सकते हो, इसमें आप इसका इसकी मीनिंग में देख के बताता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। स्पिल ओवर, मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो क्या हो रही है दूसरे जगह, मतलब अभी जैसे मैंने बताया ना आपको कि जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ कहाँ पर है, सिर्फ रूरल एरिया पे फोकस कर रही है। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉरी अर्बन एरिया पे फोकस कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रूरल एरियाज वालों को बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो रूरल एरियाज में भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्पिल ओवर का मतलब आप कह सकते हो कि जहाँ पे बढ़ना, इनहेंस करना। ठीक है। समझ में आ गया? हम्म।
हम्म। हम्म। हाँ हाँ, मतलब हाँ, वो स्पिल ओवर तो नहीं कहा जाएगा। स्पिल ओवर आप कंपैरिजन में कहा जा रहा है, मतलब जैसे इंडस्ट्री है कहाँ पर है, सिर्फ अर्बन एरियाज हैं, सिर्फ शहरों में है, ठीक है। तो जो जॉब वगैरह मिलेंगी किससे मिलेंगी, शहर वालों को ही तो जॉब मिलेंगी, है ना। गांव वालों को तो जॉब मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि गांव में तो कोई इंडस्ट्री है नहीं। तो जो गांव में इंडस्ट्री ना होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, गाँव में इंडस्ट्री ना होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसको बोलेंगे हम स्पिल ओवर। स्पिल ओवर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब एक तरह से रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो स्पिल ओवर को आप लिख सकते हो इंक्रीज, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रखा है। फर्दर द यूज ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी दैट इज लेबर सेविंग इज अनदर बिग रीजन बिहाइंड इट। और दूसरा एक रीजन दे रखा है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जो बाहर से मशीनें वगैरह इंपोर्ट करी जा रही है, तो और जो फोकस किस पे करा जा रहा है, सिर्फ टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जा रहा है, ना कि लेबर पे। मतलब लेबर को नहीं ले रहे, लोगों को हम कंपनी में नहीं रख रहे, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मशीन वगैरह यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एक दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनती जा रही है, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे दे रखा है एजुके, आपने इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया ना। रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट को मैं बताना भूल गया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोला जाता है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोला जाता है, कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस वाले को पूरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। It happens due to expansion in education institution where the education system is not job oriented and is simply degree oriented. Size of educated labor force is increasing having behind the employment opportunities. मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली किसके ऊपर है। एक सेकंड, एक सेकंड। तो जो मैं बता रहा था कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में आज जो भी मतलब एजुकेशन सिस्टम है वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है, डिग्री ओरिएंटेड, मतलब लोगों को डिग्री मिल जाए। लेकिन वो किसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, जॉब ओरिएंटेड। मतलब आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम है उसका ये मतलब नहीं है कि मतलब जो अभी जो हम कॉलेज वगैरह में जा रहे हैं उसका वो इसलिए नहीं पढ़ा रहे हम लोगों को, मतलब इसलिए इसलिए वो हम कॉलेज में नहीं जा रहे, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें इसलिए प्रमोट नहीं कर रहा कि हमें जॉब मिल जाए, वो हमें कॉलेज में बस इसलिए बुला रहे हैं ताकि वो हमें डिग्री दे सके, ठीक है। कि डिग्री मिल जाएगी लेकिन उससे जॉब नहीं मिलेगी, तो उससे क्या फायदा। हम्म। हाँ 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 हाँ, उसमें एक्स्ट्रा आपको मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपको सिखाई जाएंगी, जैसे कि प्लम्बिंग वगैरह, कारपेंटिंग वगैरह, और भी जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो सारे इस स्कूल में ही सिखाए जाएंगे। कि अगर आप जैसे एग्जाम देने के बाद अगर आप या मतलब इस कॉलेज के बाद अगर आप काम करना चाहते हो तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वो चीज सारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी तक वैसे इम्प्लीमेंट नहीं हुई है वो। तो आपको ये एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट समझ में आया ना। मतलब जहां पर सिर्फ डिग्री पे फोकस किया जा रहा है और जॉब पर कोई फोकस नहीं किया जा रहा। और आगे बोल रखा है साइज ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स इज इंक्रीजिंग। मतलब जो एजुकेटेड लेबर फोर्स है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो जो ग्रेजुएट है या जो पोस्ट ग्रेजुएट लेबर फोर्स है, मतलब जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इज इंक्रीजिंग हैविंग सॉरी लीविंग बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और जिससे क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही, मतलब एक पर्सन ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, लेकिन उसे जॉब ही नहीं मिल रही, तो इस चीज का फायदा नहीं ना। तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे क्या फोकस हो सके, जॉब ओरिएंटेड हो सके, ना कि डिग्री ओरिएंटेड है, ठीक है। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका मेन मोटिव क्या है, जॉब ओरिएंटेड बनाया जाए एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है। कि कोई भी पर्सन जैसे कि जैसे कोई पर्सन है जो 8वीं तक पढ़ता है, 10वीं तक पढ़ता है, उसके बाद वो पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन उसे अगर इतनी सारी थोड़ी बहुत स्किल सिखा दी जाए स्कूल में, तो वो क्या कर सकता है, अपनी जाके स्कूल छोड़ने के बाद वो जॉब वगैरह अपनी स्टार्ट कर सकता है या अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है ना। तो ये चीज बेनिफिट देगी आगे चल के लोगों को। तो आ गई बात समझ में इसमें। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया। इसमें ना आपको सबके डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ये वैसे मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी बता रखा है। ये जो हमने एडीएस चैप्टर करा था ना उसमें भी ये सारी चीजें हैं। तो इसमें भी आपको ये चीज बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या क्या है जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में मिलती है, ठीक है। तो पहला है हमारे पास ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, अ वर्कर विलिंग एंड एबल
डज नॉट गेट वर्क, मतलब एक पर्सन जो क्या चाहता है, काम करना चाहता है और काम करने लायक भी है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन एग्रीकल्चर लेबरर्स अमंग अदर्स, मतलब ये वाली जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कहाँ पे पाई जाती है, ज्यादातर एग्रीकल्चरल लेबरर्स में पाई जाती है। तो आप इसमें देखो क्या अंडरलाइन करना, इसमें पहले तो ये डेफिनेशन है ये वाली, अ वर्कर विलिंग एंड एबल डज नॉट गेट वर्क, इस लाइन को अंडरलाइन करो। और फिर नीचे दे रखा है दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन एग्रीकल्चर लेबर, तो ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, इसको अंडरलाइन करो, एग्रीकल्चरल लेबरर्स। कर लिया? आ, एक सेकंड मैं बताता हूँ, ये वाला अंडरलाइन करो, अ वर्कर विलिंग एंड एबल टू डज नॉट गेट वर्क, ठीक है इतना। और फिर ये नीचे ये जो एग्रीकल्चर वाला है इसको इतना कर लो, एग्रीकल्चरल लेबर्स को इतना करना है अंडरलाइन। ठीक है। अब आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, happens due to structural change in method of production like change in technology and change in pattern of demand as well। जैसे मैंने आपको ये पहले ही बताया था, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि ये होता है कैसे, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, डिमांड चेंज होने की वजह से। जैसे कि पहले लोग क्या करते थे ऑफिस वगैरह में, पर जैसे अकाउंट्स ही ले लो आप, ठीक है, पहले जो अकाउंट्स बनते थे सारे, वो सारे क्या बनते थे, रजिस्टर्स में बनाए जाते थे, मतलब जो फिजिकल रजिस्टर होते हैं ना जिसमें लिख सके, वो उस रजिस्टर में बनाए जाते थे। उनको हिंदी में बोला जाता था बही खाता। ठीक है, इन सारी चीजों में अकाउंट्स बनाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम एडवांस होता गया, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, तो अब क्या होने लगा, ये जो अकाउंट्स वगैरह ये किस में जाने लगे, कंप्यूटर में सेव होने लगे, क्लाउड में सेव होने लगे, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उन लोगों को अब जॉब पे रखा जाता है जिनको कंप्यूटर की नॉलेज हो, जिनको क्या कहते हैं कंप्यूटर में अकाउंट्स बनाना आता हो। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, डिमांड चेंज होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो इसमें आपको क्या मार्क करना है, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, इतना मार्क करो उसमें, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। आई बात समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, वेयर द वर्कर इज अनेबल टू फाइंड अ फुल टाइम जॉब। ऐसे सिचुएशन जहां पे एक वर्कर क्या है, उसे फुल टाइम जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब फुल टाइम के ही क्यों बोला है यहाँ पर, वो देखो आगे से बोल रखा है, इट हैपेंस व्हेन पीपल एंगेज फॉर पार्ट टाइम tends to prepare for doing more work than they are doing, and when the income increases will shift to other occupation, it is divided into visible and invisible unemployment। ठीक है, यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट किस सिचुएशन को बोला जाएगा, जहाँ पे एक पर्सन को फुल टाइम जॉब नहीं मिल पा रही, और फुल टाइम जॉब नहीं मिल पा रही तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन पार्ट टाइम जॉब कर रहा होगा कहीं ना घर पे। तो पार्ट टाइम जॉब वो कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। और जैसे उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं दूसरी जगह पे, मतलब उसे ज्यादा इनकम दिख रही है, तो वो वहां पे शिफ्ट हो जाता है। वही देखो बोल रखा है, दे आर व्हेन द इनकम इंक्रीजेस विद शिफ्ट टू अदर ऑक्यूपेशन, जब उनको इंक्रीज मतलब दूसरी जगह पे ज्यादा इनकम मिलने लगती है तो वो वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। बोला। हेलो सृति, एक सेकंड में बंद हो गया, ये दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, पीडीएफ ला रहा हूँ। तो मैं बता रहा था अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर वो सिचुएशन जहाँ पे एक पर्सन क्या करता है, जिसे फुल टाइम जॉब नहीं मिल पाता, फुल टाइम जॉब नहीं मिल रहा तो मतलब वो क्या कर रहा होगा, पार्ट टाइम जॉब मिल रहा काम कर रहा होगा, और जैसे ही उसे कहीं दूसरी जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो दूसरी जॉब पे शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? और ये दो टाइप का होता है, एक होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है, happens due to mobility of worker from one occupation to another where in process of finding a new occupation he or she remains unemployed for the same time। मतलब ऐसे समझो इसको, एक पर्सन है वो किसी ए ऑफिस में जॉब कर रहा है, ठीक है। अब वो यहाँ पे जॉब कर रहा है और अब उसे जॉब मिल गई किसी दूसरे, मतलब ए ऑफिस में जॉब कर रहा था, उसने जॉब छोड़ दिया, उसे निकाल दिया गया, ठीक है, वो सारी चीजें। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, जॉब ढूंढ रहा है। तो उसे जॉब ढूंढने में कितना टाइम लग गया, मान के चलते हैं 25 डेज का टाइम लग गया उसे, ठीक है, 25 डेज का उसे टाइम लग गया। तो दूसरी जॉब इसे मिली बी ऑफिस में, कितने दिन का टाइम लगा उसे, 25 दिन का। तो जो 25 दिन आए,
ये जो 25 दिन निकले, ये चीज क्या बोली जाएगी हमारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा इसको। इसको क्या बोला जाएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। ठीक है, मतलब जॉब चेंज होने की वजह से जब एक पर्सन क्या कर रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, एक जॉब से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो जितना टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड माना जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। और इसमें एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मान के चलते हैं एक पर्सन जॉब कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसे लगा कि मेरे को यहाँ पे ठीक नहीं लग रही जॉब, मैं कहीं और जाके जॉब करूंगा। तो उसने अपनी जो करंट कंपनी है जिसमें वो काम कर रहा है, उसने वहां पे क्या कर दिया, एक नोटिस पीरियड डाल दिया। 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है जॉब का, ठीक है, तो उसने नोटिस पीरियड डाल दिया। और अब वो क्या कर रहा है, दूसरी जगह पे जाकर जॉब ढूंढ रहा है। तो जॉब जहां तक वो ढूंढ रहा है, और जब उसे जॉब मिल जाएगी तो वो जॉब छोड़ के जाएगा। अब जितना टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, मतलब जितना टाइम उसने काम नहीं करा, तो उसको क्या बोला जाएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, दीज फेज ऑफ फ्लक्चुएशन कॉजेज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जैसे कि, जैसे आप कह सकते हो, जैसे कि अभी क्या है, अभी पेंडेमिक चल रही है, ठीक है, तो रिसेशन हो गया, मतलब अभी यहाँ पे सिचुएशन इतनी खराब है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जॉब से निकाला जा रहा है, और जो लोग जॉब पर रखा जा रहा है, जिन लोगों को, उनको सैलरी हाफ दी जा रही है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कि बूम हो गया, रिसेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, इन सब चीजों की वजह से जब लोगों की जॉब जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। क्लियर है क्या। रिसेशन का मतलब आप ऐसे कह सकते हो, मार्केट में क्या कहते हैं, रिसेशन और डिप्रेशन ना लगभग एक ही मीनिंग होती है इन लोगों की। ठीक है, तो रिसेशन और डिप्रेशन का मतलब आप ऐसे कह सकते हो, जब मार्केट में क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा मंदी आ गई हो। मंदी आप समझते हो, मतलब जहाँ पे मार्केट में मतलब बिल्कुल ही मैं मतलब एक तरह से क्या बोला चाहिए इसको, सही वर्ड समझ में, सही वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को। मतलब मार्केट बिल्कुल ठंडा हो गया ऐसे समझ लो, जहाँ पे मतलब जॉब नहीं है लोगों के पास, लोगों के पास काम नहीं है। तो लोग मतलब महंगाई नहीं है, मतलब सामान बहुत सस्ता मिल रहा है, लोगों के पास भी क्या हो रहा है, बहुत काम नहीं है, जॉब नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, रिसेशन डिप्रेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब बूम का मतलब होता है अचानक से महंगाई बढ़ जाना, कि मार्केट में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ गई। तो अब और बूम में आप ऐसे कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा एडवांस हो, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया, तो अब सिर्फ उन लोगों को जॉब पे रखा जाएगा जिनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज वगैरह हो। ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है इंडिया में, उसके पीछे रीजन क्या क्या है। तो वो देखो, पहला है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। पहली चीज आप अभी तक स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, तो इन कंट्री के पास पैसा कम आएगा, जब पैसा कम आएगा तो लोगों के पास बिजनेस कम चलेंगे, बिजनेस कम चलेंगे तो लोगों के पास जॉब नहीं आएगी, और जब जॉब नहीं आएगी तो लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या हो रही है, कंट्री में बढ़ती जा रही है, कि लोग मतलब कंट्री में जॉब्स है नहीं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, या फिर जो माइग्रेशन मतलब माइग्रेट करके आ रहे हैं, गांव से शहरों में आ रहे हैं, तो ये सारी पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन काम है ही नहीं मार्केट में। जैसे कि अभी की जो सिचुएशन है, अभी लोगों के पास जॉब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट में भी जॉब नहीं है, तो इसको, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोला जा सकता है। और पहला पॉइंट भी अभी अप्लाई हो सकता है कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ की, अब एक कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इस पैंडेमिक में, ये भी क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीजनल ऑक्यूपेशन। सीजनल ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर में आ सकता है, और एक दो जगह और भी आ सकता है। जैसे कि एक पर्सन है जो क्या कहते हैं, कपड़े वगैरह के एग्जाम्पल मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर सर्दी में वो कपड़े बेच रहा है सर्दी के बेचेगा, लेकिन गर्मी आ जाएगी तो गर्मी के बेच देगा, है ना, इस टाइप से। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ एग्रीकल्चर का ही एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में कौन आ जाएगा, एग्रीकल्चर वाले लोग आ जाएंगे। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब जो गांव वगैरह में जो खेती वगैरह करी जाती है, जैसे हिंदी में सिंचाई बोला जाता है, कि खेतों में पानी वगैरह दिया जाएगा। तो इन सब जब लोगों के पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो अपने खेतों में पानी वगैरह देने के लिए, तो उनकी फसल अच्छी नहीं होगी, जब फसल अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, उन लोगों के पास काम नहीं होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट।
ठीक है ठीक है। जैसा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसा अभी पीछे हमने देखा था डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रही थी है ना, कि एक लैंड में 10 लोगों की मतलब 7 लोगों की कैपेसिटी है लेकिन वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं। तो ये भी दिक्कत होती है जिसकी वजह से क्या होता है 3 लोग अनएम्प्लॉयड बचेंगे जॉइंट फैमिली सिस्टम के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट आता है लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। लोगों के पास इनकम ही नहीं है तो सेव भी कम करेंगे, और जब सेव भी कम होगा और लोग इन्वेस्ट भी कम करेंगे। इन्वेस्ट का मतलब आप ऐसे कह सकते हो एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है ज्यादातर, ठीक है, मतलब जिसका बिजनेस वगैरह चल रहा हो जनरली वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वैसे इन्वेस्ट हम भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास पैसा है हम किसी बिजनेस में पैसा डाल सकते हैं, हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में ज्यादातर जब इन्वेस्टमेंट बोला जाता है ना, तो इन्वेस्टमेंट एज अ बिजनेसमैन के परस्पेक्टिव से बोला जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कौन करता है, बिजनेसमैन करता है। और जब बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो उसका बिजनेस नहीं ग्रोथ करेगा, और बिजनेस जब ग्रोथ नहीं होगी बिजनेस में तो अनएम्प्लॉय मतलब जॉब्स नहीं निकलेंगी, और जब जॉब्स नहीं निकलेंगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कंट्री में। समझ में आ गया? समझ में आया तो ठीक। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर अभी हमने पीछे ही देखा था, जो फीमेल्स है रूरल एरियाज में, जो फीमेल्स है उनको मोबिलिटी नहीं है। मोबिलिटी का मतलब वो अपने घर के आसपास ही जॉब कर सकती है, वो अपने घर के बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती। मतलब जो गांव में लोग मतलब गांव में जो फीमेल्स रह रही हैं वो सिर्फ गांव में ही जॉब कर पाएंगी, किसी शहर में जाके जॉब नहीं कर पाएंगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। समझ में आ गया अच्छे से पूरा, सातों के सात पॉइंट? हाँ, अब आप पता है क्या करना है, जितने मैंने चैप्टर पढ़ा दिए हैं ना आपको, इन सब के जो मैंने अलग से एक मोटा सा पीडीएफ मतलब एक फोटोकॉपी दी थी जिसमें क्वेश्चन आंसर है, जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं इन सबके क्वेश्चन आंसर पढ़ना स्टार्ट करो आप, ठीक है, अच्छे से। क्या? अभी फिलहाल सारे पढ़ते जाओ, मैं मार्क करवा दूंगा आपको, ठीक है। मेरे को ना जा नहीं पा रहा, मैं सेंटर में को याद नहीं रहता, ठीक है। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा ना बुक ला के आपको मार्क करवा दूंगा, फिलहाल आप सारे पढ़ते जाओ, ठीक है। हम्म। या फिर आप एक काम करना, आप जैसे जो जो चैप्टर होता जा रहा है ना एक एक चैप्टर करके उन सबके ना क्वेश्चन मुझे भेज देना फोटो खींच के, जिससे क्या होगा मैं आपको उसी टाइम ना क्वेश्चन नंबर मार्क करवा के लिखवा के भेज दूंगा। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको बता दूंगा, फिर वो आप मार्क कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो चलो आगे देखो क्या है, थोड़ा सा रह गया, खत्म करते हैं इसको। इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ इकोनॉमिक भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और सोशल कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट, कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या नतीजा निकल रहा है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या हो रहा है, अब देखो जब लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब नहीं है तो लोग क्या करेंगे, इनकम नहीं कर होगी, इनकम नहीं होगी तो वो खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा जीडीपी में। तो वही कह रहा है कि नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ आउटपुट, मतलब जो मैन पावर है मतलब जो लोग है वो काम कर सकते हैं उनको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, नॉन यूटिलाइजेशन, क्योंकि सिंपल सी बात है वो जॉब नहीं कर पा रहे, तो उनको जॉब नहीं मिल रही तो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे उनको, जिससे क्या होगा लॉस ऑफ आउटपुट, मतलब जितना प्रोडक्शन हो सकता था उतना प्रोडक्शन अब नहीं होगा। वो आगे बोल रखा है द अनएम्प्लॉयड डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द आउटपुट इवन आफ्टर हैविंग द पोटेंशियल टू डू सो, कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे आउटपुट में, भले ही वो क्या है पोटेंशियल है उनके पास, मतलब उनके पास वो लायक है, उनके पास वो कैपेबिलिटी है काम करने की, लेकिन वो तब भी काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिंपल उनके पास जॉब है ही नहीं, तो करेंगे कहाँ से। नेक्स्ट आता है लो कैपिटल फॉर्मेशन इम्प्लाइंग लो प्रोडक्टिविटी। अब जो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, कम होगा, तो जिससे क्या होगा प्रोडक्टिविटी भी कम पता चलेगी। अनएम्प्लॉयड पीपल कंट्रीब्यूट टू द कंजम्पशन एंड नॉट द प्रोडक्शन, सो द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन स्टिल लो, मतलब जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो क्या करेगा, वो तो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए खर्चा करेगा, है ना, वो बस अपना खाना पीना चलाएगा ना, और ना ही वो किस पे मतलब खर्चा नहीं करेगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। प्रोडक्शन एक्टिविटीज मतलब जैसे बिजनेस वगैरह नहीं चला पाएगा या किसी के यहाँ जॉब जाके नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, जिससे क्या होगा कैपिटल फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एक तरह से मनी क्रिएशन कम हो जाएगा, बिजनेस वगैरह कम हो जाएंगे बनना, पैसा बनना कम हो जाएगा, ये सारी चीजें। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी फर्दर मीनिंग लो ग्रोथ रेट, मतलब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा प्रोडक्टिविटी लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगी जो ग्रोथ रेट होगी वो भी लास्ट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये तो थे हमारे पास इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब हमारे पास आता है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, खत्म होने वाला है बस 5 मिनट और। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में पहला आएगा लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। लो क्वालिटी ऑफ लाइफ का सिंपल मतलब ऐसे समझो कि एक पर्सन है जो क्या कहते हैं उसके पास जॉब है, जॉब है तो वो क्या कर सकता है, घर में फ्रिज लगवाएगा, एसी लगवाएगा, कूलर लगवाएगा, अच्छे से कपड़े पहनेगा, अच्छा सा खाना खाएगा, है ना, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो अच्छी जीव है।
लेकिन अगर किसी पर्सन के पास जॉब नहीं है तो वो ये सारी चीजें नहीं कर पाएगा, कि फ्रिज नहीं ले पाएगा, एसी नहीं ले पाएगा, कूलर नहीं ले पाएगा, वो छोटे मोटे पंखे से काम चलाएगा, वो सस्ते कपड़े पहनेगा, या फिर जो खाने पीने का सामान है वो लिमिटेड ही रखेगा, मतलब जैसे बाहर जाके खाते हैं लोग, मतलब जो बाहर जाके एंजॉय कर रहे हैं वो सब वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। आगे बस समझ में आपको? ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेटर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्टिंग इन सोशल इनजस्टिस। मतलब जब, जैसे आपको पहले भी बताया था कि जो अमीर है उसको इनकम, उसकी इनकम अलग होती है, जो गरीब है उसकी इनकम अलग होती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में एक तरह से इनइक्वालिटी बन रही है, इनइक्वालिटी होती है, जिससे क्या होता है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन खराब होता है और सोशल इनजस्टिस भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। सोशल इनजस्टिस मतलब जो आपस में, मतलब एक तरह से रूरल और अर्बन एरिया के जो लोग हैं उनमें जो इनकम कंपैरिजन है बहुत ही खराब होता जाता है। और अर्बन जो मतलब जैसे कह सकते हैं, जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जाते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जाते हैं। तो ये भी एक सिचुएशन है। नेक्स्ट आता है सोशल अनरेस्ट। मतलब सोशल अनरेस्ट का मतलब है कैन बी थ्रू सेल्फ डेस्पिरेशन। सेल्फ डेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो, मतलब आप ऐसे कह सकते हो इसे, इसे कैसे समझाऊं, कैन बी सीन थ्रू सेल्फ डेस्पिरेशन। मतलब यहाँ पे ऐसे कह सकते हो जैसे कि एक पर्सन है जो काम करना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसे काम मिल ही नहीं रहा, लेकिन वो काम के बदले वो कुछ भी करना चाहता है। वो मतलब खाली नहीं बैठना चाहता। सोशल अनरेस्ट का मतलब क्या है, वो खाली नहीं बैठना चाहता, वो अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहता है, मतलब कुछ ना कुछ करता रहेगा जिससे उसे थोड़ी बहुत इनकम आती है, जिसकी वजह से क्या होगा, उस पर्सन के ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा, ठीक है। वो चीज यहाँ पे सेल्फ डेस्पिरेशन में आ जाएगी, मतलब डेस्परेट है वो, मतलब बहुत ही ज्यादा उस चीज, वो पर्सन बहुत ही ज्यादा चाहता है वो काम करने के लिए, तो वो डेस्परेट हो जाएगा उस चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल का मतलब क्या है, द सोशल डिवाइड बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ पे क्या है, क्लास स्ट्रगल होगा, मतलब आप ऐसे समझो कि एक पर्सन जिसके पास अच्छी इनकम है, उसके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी होंगी, और एक पर्सन है जिसकी इनकम कम है, उसके पास अच्छी चीजें नहीं होंगी। तो हैव एंड हैव नॉट्स में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिच क्लास और मिडिल पुअर क्लास को अगर आप कंपेयर करो, तो जो रिच क्लास है उसके पास गाड़ी होगी, ठीक है, उसके घर में एसी लगा होगा, उसका अपना खुद का घर होगा, ये सारी चीजें उसके हैव्स में आ जाएंगी। और वहीं जो पुअर क्लास है उसके पास अपनी गाड़ी नहीं होगी, उसके पास अपना घर भी नहीं होगा, उसके घर में मतलब जो अच्छी फैसिलिटीज है, एसी फ्रिज वगैरह ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो ये जो पुअर क्लास है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हैव नॉट्स हो जाएगा। जिसके, और ये होता है किसकी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अगर एक पर्सन के पास जॉब है तो वो क्यों नहीं चाहेगा अपने घर में ये सारी चीजें रखना, है ना, वो तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने की कोशिश करेगा, लेकिन जब जॉब ही नहीं है तो वो पर्सन करेगा क्या, है ना। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारे पास सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, इस पॉइंट टॉपिक को, कि अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी हमने देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम हो रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाएगी। उसके बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ाते जाओ। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब क्या है, कि नए नए बिजनेस खोलो, जिससे क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, और जो जॉब मिलेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, और सिंपल उसकी जो बिजनेस जिसने खोला है उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आता है हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन वेयर इन्वेस्टमेंट मस्ट बी फोकस टुवर्ड्स एरियाज ऑफ प्रोडक्शन इन विच द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इज हाई। मतलब हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ऐसी जगह पे, मतलब बेसिकली ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जहां पर मेन फोकस ये हो कि जिससे ज्यादा से ज्यादा जॉब निकले, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, जॉब निकल सके। अब जैसे कि करंट सिचुएशन है, पैंडेमिक है, तो इस टाइम पे जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग अपना बिजनेस खोल रहे हैं, उन लोगों को ऐसी जगह पे बिजनेस खोलना चाहिए अपना, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल सके, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। और आगे बोल रखा है डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो इज एसेंशियल, कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हो जाए, कम होने लगे। कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब कि कैपिटल जो हम पैसा लगा रहे हैं, मतलब जो पैसा बना रहे हैं, जो लगा रहे हैं, वो कम होने लगे, और आउटपुट क्या होने लगे, ज्यादा होने लगे। तो ये भी चीज से क्या होगा, जो आउटपुट ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात क्या है, पर्सन को जॉब मिल गई होगी तभी तो आउटपुट ज्यादा हो रहा है ना। तो जब पर्सन को जॉब मिल जाएगी तो आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, तो इस रेशियो को भी क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए, कि कैपिटल को कम रखा जाए और आउटपुट को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट आता है हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, मार्केटिंग, रॉ मटेरियल, टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। और लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड होने की मतलब मोटिवेट किया जाए। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब बेसिकली क्या करा जाए, उनको
अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। और कैसे किया जा सकता है? उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब उनको लोन वगैरह दिया जाए सस्ते इंटरेस्ट रेट पे। उनकी मार्केटिंग करी जाए, वो भी जो भी बिजनेस वगैरह करे जा रहे हैं उनकी मार्केटिंग अच्छे से की जाए। उनको रॉ मटेरियल अच्छा सा दिया जाए, मतलब सस्ते रेट पे रॉ मटेरियल दिया जाए। लास्ट है टेक्निकल ट्रेनिंग। उनको और क्या दिया जाए? टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए कि एक पर्सन को अगर ट्रेनिंग मिल जाती है तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर से या फिर छोटा मोटा कोई भी शॉप वगैरह खोल के, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो मोबाइल ठीक करने की उसने दुकान खोल ली, लैपटॉप ठीक करने की उसने दुकान खोल ली, तो ये पता है उसे मिलेगा कैसे? जब उसे टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी तब। तो ये सारी चीजें क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अपना छोटा सा बिजनेस खोलने के लिए उसको ये सारी चीजें दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल रिफॉर्म्स बाय लेइंग प्राइम फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन एंड ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेट अप ओन एंटरप्राइजेस। मतलब अभी जो ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये अब इम्प्लाई हो चुका है, मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो इसी की बात हुई है। जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स है वो क्या होना चाहिए? उनका फोकस होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है? ऐसी एजुकेशन जिससे क्या कर सके लोग पढ़ने के साथ साथ वो अपनी पढ़ने के साथ साथ वो क्या कर सके अपनी जॉब की तैयारी भी कर सके, मतलब कुछ काम भी सीखते जाए साथ के साथ में। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेटअप ओन एंटरप्राइज, और साथ में उनको फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाए ताकि वो क्या कर सके अपना बिजनेस या एंटरप्राइज सेटअप कर सके। आई बात समझ में? ये वाले पॉइंट पे समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? अब जो इफ जो फिफ्थ पॉइंट है ना इस हम्म क्या वोकेशनल वोकेशनल स्टडी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो ओपन से जो स्टडीज करी जाती है। ठीक है, मतलब एक पर्सन क्या कर रहा है? ओपन से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो पढ़ाई इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कहीं और जाके जॉब कर रहा है। ठीक है, उसे वोकेशनल बोला जाता है। ठीक है, मतलब साथ के साथ में वो अपनी स्टडीज भी करता जाए और साथ के साथ वो जॉब भी करता जाए, जिससे क्या मिले उसको, मतलब उसकी एजुकेशन भी पूरी हो जाए। और सब मतलब इसको बेसिकली मोटिव यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आज के टाइम पे जो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, ओपन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इतनी वैल्यू नहीं मानी जाती। उनको क्या कह रहा है, इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है जिनके रेगुलर स्टूडेंट्स को वैल्यू ज्यादा दी जाती है। ठीक है, तो इसी चीज को वो चेंज करने के लिए बोल रहा है कि फ्यूचर में ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लाई जाए जिससे क्या हो सके कि जो वोकेशनल एजुकेशन है, मतलब जो ओपन से करने पढ़ने वाले बच्चे उनको भी अच्छी एजुकेशन, मतलब उनको भी क्या करा जाए बराबर का एक पोस्ट दी जाए। मतलब जो रेगुलर पर्सन जो रेगुलर कॉलेज से जो पास हुआ है वो और जो नॉन रेगुलर से पास हुआ है वो दोनों को इक्वल ही माना जाए। जिससे क्या होगा जो नॉन रेगुलर से है, मतलब जो वोकेशनल एजुकेशन है वो अपना बिजनेस भी, मतलब जॉब वगैरह करता रहे साथ के साथ या बिजनेस करता रहे और अपनी स्टडीज भी पूरा कर ले। ऐसा होना चाहिए साथ में। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे अभी क्या हम्म हम्म हाँ अब क्या? अच्छा बोलो। हम्म हम्म हाँ, मतलब बेसिकली बस ना यहाँ पे नाम आ जाता है कॉलेज का, ना एक नाम आ जाता है। मतलब एक ये मेंटेलिटी बनाई हुई है कि जो ओपन से बच्चे पढ़ते हैं उनको मतलब इतनी नॉलेज नहीं होती है जितनी रेगुलर वालों को नॉलेज होती है, ऐसी मेंटेलिटी बनाई जाती है। ठीक है, और कभी कभी ये ना चीज ट्रू भी, मतलब सच भी मानी जाती है कि जो ओपन से जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है जितनी रेगुलर वालों के पास होती है, क्योंकि रेगुलर वाले जो होते हैं वो रेगुलर स्कूल कॉलेज में जाते हैं, अगर जाते हैं तो क्लासेस वगैरह लेते हैं और वहाँ पे मतलब सबमिट वगैरह अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट वगैरह सब कुछ करते हैं। लेकिन जो ओपन वाले होते हैं इनका क्या होता है, साल में एक बार एग्जाम होता है। ठीक है, तो साल भर तो बच्चा वो पढ़ेगा नहीं ना, वो कब पढ़ेगा? जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा 10-15 दिन पहले, या फिर कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से उनको नॉलेज नहीं होती। वो किस लिए पढ़ते हैं? बस एग्जाम पास होने के लिए पढ़ते हैं वो। आई बात समझ में? तो इसको इतनी ज्यादा इसको ज्यादा मतलब क्या कहते हैं माना नहीं जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जैसे कॉलेज में भी अब ये हो चुका है। जैसे पहले क्या था, ओपन से जो स्कूल एग्जाम होते थे ना, ओपन वाले जो बच्चे थे उनके जो एग्जाम होते थे वो साल में एक बार होते थे। मतलब ग्रेजुएशन 3 साल की है, 3 साल में एक बार एग्जाम, मतलब 3 साल में हर साल एक एक साल में एग्जाम होता था। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पहले ऐसे एग्जाम होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अगर आप ओपन से भी कर रहे हो तो आपको सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। सेमेस्टर वाइज मतलब साल में आपके 2 बार एग्जाम होंगे। जैसे कि स्कूल में होते हैं ना आपके एक फाइनल होता है और फिर उसका उससे पहले एक सितंबर में होता है, उस टाइप से आपके हर सेमेस्टर के मतलब एक सेमेस्टर में 2 बार एग्जाम होंगे। तो आपके 3 सेमेस्टर है तो आपके कितने एग्जाम हो गए? 6। तो अब आपको इस तरीके से एग्जाम देने पड़ते हैं। ठीक है,
हाँ, तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था, जो फिफ्थ पॉइंट है ना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मतलब कैसे प्रमोट किया जा सकता है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। तो आप फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हो उसमें कि एजुकेशन रिफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए जिसका मेन फोकस किस पे हो, वोकेशनल एजुकेशन पे हो, और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी लोगों को प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। आई बात समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बाय इंकरेजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इन प्लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 11th में आपने पढ़ा होगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है उसको इंकरेज करा जाए, किसको, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, मतलब लेबर को ज्यादा प्रमोट किया जाए, और जो कैपिटल इंटेंसिव मतलब जो मशीन वगैरह है उसको थोड़ा कम प्रमोट किया जाए, जिससे क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगेगा। लास्ट आता है हमारे पास cooperative industries, importance of unemployment programs in plans which should focus on irrigation project। मतलब कुछ इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी लाने चाहिए, जैसे कि जिससे क्या हो सके, वी शुड फोकस ऑन नॉन इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, नॉन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे होना चाहिए, रोड कंस्ट्रक्शन पे होना चाहिए, फ्लड कंट्रोल एंड सॉइल कन्वर्जन एक्सेट्रा। मतलब सिर्फ खेती वगैरह, मतलब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम लाके भी कुछ फायदा नहीं है। अगर एक पर्सन है जो इसका बिजनेस ऐसी जगह पे है जहाँ पर हमेशा बाढ़ आती रहती है, ठीक है, यहाँ पे, या फिर जहाँ पर क्या कहते हैं, जंगल वगैरह है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको बिजनेस करने में दिक्कत होती है, तो इस टाइप से भी प्रोग्राम लाने चाहिए जिससे क्या हो सके, उसको रोड कंस्ट्रक्शन हो सके या फ्लड कंट्रोल किया जा सके, है ना। कि रोड कंस्ट्रक्शन ऐसे, जैसे कि एक पर्सन है वो गांव में बिजनेस चल रहा है उसका, ठीक है, लेकिन वो अपना सामान शहर में लाके बेचता है, लेकिन जो रोड है वहां पे लाने का बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से उसका आधा सामान रास्ते में ही खराब हो जाता है, टूट फूट जाता है। तो रोड कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसका जो सामान है वो स्मूथली अपने जगह में पहुंच जाए। फिर फ्लड कंट्रोल मैंने बता दिया। सॉइल कन्वर्जन का मतलब क्या है कि जैसे खेती वगैरह में एक पर्सन है जिसकी जमीन क्या हो रखी है, बिल्कुल खराब हो रखी है, तो उसको कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अपनी जमीन को और अच्छे से क्या कर सके, कन्वर्ट करके और अच्छे से क्या कर सके, बेनिफिशियल बना सके। और लास्ट आता है नॉन इरिगेशन प्रोजेक्ट, मतलब जो खेती से ही रिलेटेड ना, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो सिर्फ खेती से रिलेटेड ना हो, उन पर भी फोकस करना चाहिए। आगे बात समझ में, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, अब इसको हम ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे नया चैप्टर। उससे पहले आप क्या करना, उससे पहले आप जो चैप्टर, जैसे सिक्स चैप्टर अभी हमने करा है, सिक्स या सेवन चैप्टर है, ठीक है, इसके आप क्वेश्चन आंसर पढ़ना, जितने भी क्वेश्चन आंसर आप सारे पढ़ लेना, ठीक है। और आप इसके मुझे फोटोज वगैरह भेज देना। आप मुझे ना सारे चैप्टर्स के फोटोज भेज देना, जिससे क्या होगा, मैं ना एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके क्वेश्चन मार्क में आपको करवा दूंगा, ठीक है, साथ के साथ में क्वेश्चन मार्क करवाता जाऊंगा, और जो डाउट होगा आप मुझसे क्वेश्चन वो पूछ लेना, ठीक है, ऐसे करेंगे हम। हाँ, तो आप अभी तक मैंने फोर फाइव सिक्स सेवन करा दिया ना, तो इन सेवन चैप्टर्स के आप मुझे फोटोज भेज देना, आज या कल में फोटोज भेज देना, फिर मैं आपको इनको क्वेश्चन आंसर मार्क करा दूंगा। ग्रुप में सेंड कर देना, उसके पास ही पहुंच जाएंगे, रोहित के ऑनलाइन वाला जो है ना उसमें सेंड करना। ठीक है। ठीक है, बाय। कल फिर नेक्स्ट क्लास में होगी आपकी, परसों। बाय।